हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास 9th और 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 के माध्यम से आप लोगों को पदार्थ के बारे में बता चुके हैं। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का गुण और पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण मैंने आप लोगों को बताया था कि भौतिक अवस्था पदार्थ का वर्गीकरण 2 तरह में किया गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को इस लेक्चर में दिक्कत ना हो। ये लेक्चर नंबर आपका 2 है। कितना है? आपका 2 है। 1 में मैंने पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुण और पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ का भौतिक अवस्था के आधार पर, उसके बाद हम लोग रासायनिक अवस्था के आधार पर पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के टाइप। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। तो इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग का रिवाइज हो सके। तो सबसे पहले क्या बताए थे हम लोग? ठोस, ठीक है। दूसरा क्या बताए थे हम लोग? द्रव, यानी कि या इसको तरल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तरल। तीसरा हम लोग क्या बताए थे? गैस, ठीक है। ये 3 अवस्था है, पदार्थ का 3 अवस्था है भौतिक गुणधर्म के आधार पर, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था भी है प्लाज्मा अवस्था, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे ये पढ़ने के बाद। तो चलिए हम लोग बारी बारी से जानते हैं। अब जानेंगे हम लोग ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो चलिए हम लोग अब ठोस के बारे में पढ़ते हैं। तो अब देखिए ठोस पदार्थ क्या होता है। ठोस पदार्थ क्या होता है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन, यहाँ किसका बात हो रहा है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस में क्या होता है? आकार और आयतन निश्चित होता है। आप लोगों को बगल में दिख रहा होगा ठोस पदार्थ। हमने क्या बताया? आकार और आयतन। आकार यानी कि कोई भी ठोस वस्तु हो, जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं ठोस वस्तु का, बर्फ़। बर्फ़ क्या है? ठोस है। क्या है? बर्फ़ ठोस। आप लोगों को दिख रहा होगा बगल में, बर्फ़ क्या है? ठोस। इसका आकार क्या है? निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। क्या बोले हम? आकार और आयतन। अब मान लीजिए कोई ठोस है, उसको हम उठा के कहीं दूसरे जगह रख देते हैं। कहाँ रखते हैं? दूसरे जगह। क्या उसका आकार बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि वो जैसा है फिर दूसरे जगह हम रखेंगे तो वैसा ही रहेगा। क्या रहेगा? वैसा ही रहेगा। और आकार में ही परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ठोस का जो डिफिनेशन होता है, कह रहा है वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। क्या बताया? आकार और आयतन दोनों निश्चित है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका मार्कर है, ठीक है। ये क्या है? मार्कर। इसका देखिए आकार और आयतन दोनों निश्चित है। क्या है? दोनों निश्चित है। अब देखिए इसको हम उठा के कहीं और रख देंगे। यहाँ पर ऐसा आकार है, अब इसको उठा के हम इस हाथ में है और इधर से इस हाथ में लेके आ गए। क्या इसका आकार चेंज होगा? जैसा आकार है वैसा ही है, यानी कि निश्चित है। कोई भी ठोस पदार्थ होगा वो हमेशा निश्चित आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। क्या होगा? दोनों निश्चित होगा। तो ठोस का एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे पत्थर हो गया, ठीक है, किताब हो गया, ठीक है, उसके बाद बर्फ़ हो गया। ये सब क्या है? ठोस है। ये सब ठोस। और भी कुछ आप लोग, जैसे मार्कर हो गया, वाइट बोर्ड पे जो हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं वो हो गया। ये सब क्या है? ठोस वस्तु है। क्या है? ठोस वस्तु, यानी कि ठोस पदार्थ है। आप लोग यहाँ पर ठोस पदार्थ का कुछ ये डिफिनेशन था, यानी कह सकते हैं पहचानने का जो ठोस है या नहीं है वो तरीका था। क्या था तरीका? जिसका आकार
आकार और आयतन, ये आपको ध्यान में रखना है। आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, ठोस कहते हैं। तो ठोस के बारे में ये थोड़ा डिफिनेशन कह सकते हैं इसको। अब हम लोग इसका गुण देखेंगे। क्या देखेंगे, गुण देखेंगे, ठोस का क्या क्या गुण होता है। तो अब हम लोग ठोस पदार्थ के गुण देखते हैं। ठोस पदार्थ का गुण क्या है, हम लोग यहाँ पर कुछ की पॉइंट लिखे हैं। पहला क्या कहा है ठोस पदार्थ के गुण में, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। अभी जस्ट आप लोग को पहले मैंने बताया था ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसे पत्थर, किताब, बर्फ़, ये सब क्या है, इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। उसके बाद इसका पहला गुण हो गया ये, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। यही डिफिनेशन वाला हम यहाँ पर लिख दिए। दूसरा क्या लिखे हैं, इसका जो धनत्व होता है, ये धनत्व, आप लोग धनत्व के बारे में परिचित होंगे। धनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है धनत्व। तो ठोस का धनत्व उच्च होता है, ठोस का धनत्व उच्च होता है। ये आप लोग ये पॉइंट समझे कि नहीं। क्या कहा गया यहाँ पर, ठोस का धनत्व उच्च होता है। क्यों उच्च होता है, सबसे पहले हम लोग धनत्व जानते हैं क्या होते हैं। धनत्व क्या होता है, प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान की मात्राओं को धनत्व कहते हैं। क्या कहे, ठीक से सुनिएगा, प्रति इकाई आयतन में धनत्व की मात्राएं, द्रव्यमान की मात्राएं को क्या कहते हैं, धनत्व कहते हैं। धनत्व का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। और इसका एसआई मात्रा क्या लिख सकते हैं आप लोग, एसआई मात्रा क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, केजी पर मीटर स्क्वायर होता है इसका एसआई मात्रक। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हम यहाँ पर क्या किए हैं, आपको बता दिए हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए ठोस का धनत्व क्या होता है। ये आप लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। क्या, अगले चैप्टर में धनत्व के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। बस यहाँ पर खाली जानना था ये कि ठोस में धनत्व उच्च होता है। कैसे उच्च होता है, आप मान लीजिए आपको धनत्व के बारे में एक एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग पोखर में एक कील को फेंकते हैं। पोखर में क्या करते हैं, कील को फेंकते हैं, तब कील वहाँ पर क्या होता है, डूब जाता है। क्या होता है, डूब। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कील का धनत्व पानी से अधिक है इसलिए डूब गया। क्या कहते हैं, कील का धनत्व पानी से अधिक है इसलिए डूब गया। एक नहीं डूबने वाला एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कोई बोतल है, ठीक है, प्लास्टिक का, उसको पानी में फेंकते हैं, तो वो नहीं डूबता है। क्या होता है, नहीं डूबता है। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, इसका धनत्व पानी के धनत्व से कम है। तो सीधा सीधे यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठोस का धनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है तो पानी में डूब जाता है। सिंपल सा उदाहरण था। अब क्या है यहाँ पर, ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़, ये इसमें कहने वाली बात है ही नहीं कुछ। क्या होते हैं, ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ की बहाव की प्रकृति होती ही नहीं है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति होती है। अगर ठोस पदार्थ को पानी में अगर मिला देते हैं हम लोग, पानी में अगर ठोस पदार्थ को मिला देते हैं, मान लीजिए कील हो गया, ये मार्कर हो गया, पानी में मिला देंगे, उसको बहाएंगे तो वो बहाव की प्रकृति होगा। जितना होगा भारी चीज़ नीचे बैठ जाएगा, पानी चल जाएगा, वो वहीं के वहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति होती ही नहीं है। अगला है, इसमें विसरण की प्रकृति नहीं होती। इसमें क्या, विसरण, क्या लिखे हैं, विसरण। विसरण समझ रहे हैं आप लोग। विसरण का मतलब होता है कि मिल जाना, जुड़ जाना, एक दूसरे में क्या, जुड़ जाना, समाहित हो जाना, विसरित हो जाना, उसी को विसरण कहते हैं। तो इसमें विसरण की प्रकृति होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक लिखे हैं अपवाद में, कॉपर और जिंक। सबसे पहले आपको समझना है, ठोस में विसरण की प्रकृति होती ही नहीं है। ठोस में क्या बोले हैं, विसरण की प्रकृति नहीं होती है, यानी कि एक दूसरे को आपस में मिलाने पर वो मतलब क्या कहते हैं, विलयन का नाम सुने हैं ना आप लोग, मिलता ही नहीं है, एक दूसरे में नहीं मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विसरण। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखे हैं, कॉपर और जिंक। ये क्या है, ठोस पदार्थ है। कॉपर और जिंक एक ठोस पदार्थ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये अपवाद में है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें सारा चीज़ अपवाद से ही जुड़ा रहता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, कॉपर और जिंक। क्या कह रहा है, कॉपर और जिंक एक ऐसा धातु है जो जिसमें बहाव की प्रकृति होती है,
लेकिन क्या कुछ वर्षों तक इसको अगर हम लोग बांध के छोड़ दें तो एक दूसरे में विसरित हो जाती है। क्या हो जाती है? विसरित हो जाती है। अगर कॉपर और जिंक को हम बांध के छोड़ दें कुछ वर्षों तक तो वो एक दूसरे में विसरित हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर जान गए इसमें विसरण की प्रकृति नहीं होती। एक दो और है जो हम अभी नहीं लिखे हैं, आपके सामने लिखूंगा और उसको समझाऊंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, ये ठोस का आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। हम लोग क्या लिख रहे थे? पदार्थ का गुण। यहाँ तक हो गया है। सबसे पहले हम लोग आप लोगों को समझा देते हैं। संपीड़न, संपीड़न आप लोग सब कंप्रेशन क्या होता है इसका इंग्लिश? कंप्रेशन यानी कि दबाव। कोई भी चीज़ को दबाते हैं, मान लीजिए कि आप लोग एग्जाम्पल के लिए गैस का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सिलेंडर में उसको जितना दबाएंगे उतना दबा के उसमें गैस भरा जा सकता है, उसी को बोलते हैं संपीड़ता या संपीड़न। ठीक है, तो ठोस में संपीड़न की प्रकृति होती ही नहीं है, नगण्य होती है। ठोस में संपीड़न की प्रकृति होती ही नहीं है। क्या होता है? ये असंपीड्यता होता है। क्या होता है? असंपीड्यता। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ठोस में, ठोस हमेशा, इसको अच्छा से क्या लिख सकते हैं? इसमें संपीड्यता नगण्य होता है। ठीक है, क्या लिखे हैं? इसमें संपीड्यता नगण्य होता है, यानी कि होता ही नहीं है। यहाँ पर लिख दी है नगण्य होता है, थोड़ा बहुत है। और एक दो तो अपवाद में भी है जो आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, जैसे स्पंज। स्पंज का नाम सुने हैं? स्पंज, पाव रोटी, ये सब क्या है? ठोस है, इसमें हवा भरा रहता है, एयर। अपवाद में अभी हम लोग आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे क्या बोले? स्पंज, पाव रोटी, ये सब अपवाद में है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कीजिएगा। स्पंज में क्या होता है? हवा भरा रहता है। क्या रहता है? हवा। जब उसको हम लोग दबाते हैं तो उसका हवा बाहर निकल जाता है और दब जाता है, फिर हवा को ऑब्जर्व कर लेता है, छोड़ने के बाद फिर वो जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था में आ जाता है। यानी कि इसमें कह सकते हैं संपीड़न होता है। ठोस है लेकिन क्या होता है? संपीड़न होता है। यहाँ पर स्पंज खाने वाला का बात नहीं कर रहा है। स्पंज आप लोग देखे होंगे सोफ़ा उफा में लगा रहता है स्पंज, वो गद्दा उद्दा में देखते हैं ना अंदर लगा रहता है, वो स्पंज की बात कर रहे हैं। और पाव रोटी यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं पाव रोटी किसका बात चल रहा है। तो इसके बाद हम लोग आप लोग जान गए यहाँ पर इसमें संपीड़न क्या होता है? संपीड्यता नगण्य होता है। ठीक है, अपवाद में जो है जिसमें संपीड़न होता है वो स्पंज है और पाव रोटी है। तो ठोस क्या है हम लोग जान गए, इसका गुण क्या है ये भी जान गए डिटेल में। अब हम लोग पढ़ते हैं द्रव्य क्या होता है। आप लोग इसको नोट कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्य के बारे में। ठोस के बारे में पूरा परिचित हो गए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य के बारे में चलिए देखते हैं। द्रव्य को हम लोग तरल भी बोलते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है तथा आकार परिवर्तनशील होता है। हमने क्या बताया था आप लोग को ठोस में? थोड़ा याद कीजिए। ठोस में बोले थे वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस में क्या बोले थे? आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और यहाँ द्रव्य में हम लोग क्या बोल रहे हैं? वैसा पदार्थ जिसका आकार परिवर्तनशील होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है और आकार परिवर्तनशील होता है। एग्जाम्पल हम आप लोग को बताते हैं। पानी लीजिए, एक गिलास अगर पानी लेते हैं हम लोग, मान लीजिए वह 1 लीटर पानी है। कितना है? 1 लीटर पानी है। गिलास में अगर 1 लीटर हम पानी लेते हैं तो उसका आकार जो होगा गिलास के जैसा होगा। पानी अगर उसमें डालते हैं तो उसी गिलास वाला पानी को हम लोग बोतल में डालेंगे तो उसका आकार बोतल वाला हो जाएगा। यानी कि आकार यहाँ पर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और आयतन 1 लीटर ही पानी रहेगा, वो 2 लीटर का भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है वैसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित तथा आकार परिवर्तनशील होता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में हम लोग अभी पानी का एग्जाम्पल लिए हैं। दूध क्या होगा? दूध, तेल इत्यादि। और भी आप लोग लिख सकते हैं जिसका आकार परिवर्तनशील हो। और क्या? आकार परिवर्तनशील,
आयतन क्या होगा, आयतन इसका क्या होगा, निश्चित होगा, जितना मात्रा में लेंगे उतना ही रहेगा, लेकिन आकार इसका परिवर्तन होता ही रहेगा पात्र के माध्यम से। तो अब हम लोग इसका गुण देखेंगे, जैसे ठोस का गुण देखे थे। तो इसका गुण क्या कह रहा है, पहला गुण में आप लोग इसका डिफिनेशन वाला लिखेंगे, आकार निश्चित तथा क्या लिखा हुआ है, आयतन निश्चित तथा आकार परिवर्तनशील होता है। दूसरा क्या लिखे, द्रव में बहाव की प्रक्रिया होती है। द्रव में क्या होता है, बहाव की प्रक्रिया होती है। आप लोग एग्जाम्पल पानी द्रव है, इसमें क्या होगा, बहाव की प्रक्रिया होगा। समझाने वाली बात नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे, जैसे हम आपको ठोस में समझाए थे। ठोस में बहाव की प्रक्रिया नहीं होती है। अब क्या लिखा हुआ है, इसमें प्रायः असंपीड्यता होता है। आप लोग सोच के घबरा गए होंगे, ठोस में क्या लिखाए थे, इसमें संपीड्यता नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसमें प्रायः असंपीड्यता होता है। असंपीड्यता और संपीड्यता दोनों आपको समझाए हैं। कंप्रेसेबल, जिसको हम लोग दबा सकते हैं फिर सिकुड़ा सकते हैं, दबाना सिकुड़ना वही कंप्रेसेबल करना होता है, कंप्रेस करना होता है, सॉरी क्या होता है, कंप्रेस। कोई भी चीज़ को कंप्रेस कितना हो रहा नहीं, ठोस में ठोस को कंप्रेस करेंगे तो होगा, नहीं होगा, नगण्य के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, उसमें भी असंपीड्यता लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखे हैं, यह इसमें प्रायः असंपीड्यता होते हैं। लेकिन कोष्ठ में क्या लिखा हुआ, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठोस क्या लिखा है, ठोस से थोड़ा ज़्यादा संपीड्यता होता है। इसमें भी क्या होता है, संपीड्यता होता है। किससे, ठोस से ज़्यादा होता है। ठीक है, विसरण की प्रक्रिया होती है, समझाने वाली बात नहीं है, विसरण की प्रक्रिया होती है। इसमें एक द्रव दूसरे द्रव में समाहित हो सकता है, विसरित हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आप लोगों को दो गुण जो हम ठोस में नहीं बताए थे, यहीं पर हम लोग समझेंगे। वो गुण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, वो छूट गया था उसमें बताना। क्या लिखा हुआ है, अंतरा अनुक स्थान और अंतरा अनुक बल। ये आप लोग को हमने बताया था पदार्थ के गुण में। क्या बताया था, पदार्थ के गुण में क्या बताया था, अंतरा अनुक स्थान क्या होता है, ये पदार्थ जो होता है वो कणों से बना होता है। ठीक है, और दो कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसको अंतरानुक स्थान बोलते हैं। और ये दो कणों जिस बल के द्वारा बांधा होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतरानुक बल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठोस में अगर अंतरानुक स्थान पूछे तो ठोस में अंतरानुक स्थान कम होगा, तभी तो उसमें ज़्यादा कण एक दूसरे से आकर्षित रहता है, स्थान कम होने के कारण ठोस में। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अंतरानुक बल, ठोस में क्या होगा, अंतरानुक बल ज़्यादा होगा। ध्यान में रखिएगा, ठोस में अंतरानुक बल ज़्यादा और अंतरानुक स्थान कम होगा। तो यहाँ पर जस्ट उसका उल्टा, यानी उल्टा नहीं कह सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं। यानी कि अगर पूछे इसमें अंतरानुक स्थान, तो अंतरानुक स्थान बोलेगा तो कोष्ठ में क्या लिख सकते हैं, ठोस से थोड़ा ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अंतरानुक बल पूछे तो ठोस से थोड़ा कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये आप लोग लिखना ना भूलेंगे। अंतरानुक स्थान जो होता है ठोस में सबसे कम होता है, ठोस में अंतरानुक स्थान। और अंतरानुक बल क्या होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा अंतरानुक बल किस में होता है, ठोस में होता है। और इसमें उसकी तुलना में, ठोस की तुलना में इसमें थोड़ा कम होता है। संपीड्यता भी कम होता है, ठोस की तुलना में इसमें संपीड्यता इसमें ज़्यादा होता है। सॉरी, ठोस की तुलना में संपीड्यता इसमें ज़्यादा होता है और ठोस में क्या होता है, कम होता है। तो आपको यहाँ पर द्रव के बारे में पूरा एक भी पॉइंट यहाँ पर नहीं छूटा होगा क्लास 9th के संबंध से। अगर एनसीईआरटी बुक लेंगे तो ये सारा पॉइंट आपको रीडिंग देते वक्त मिलेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा ये पॉइंट हम लिखे तो लिखे किस में। तो यहाँ पर हम लोग छाँट के पूरा बढ़िया से एनसीईआरटी का बुक होगा आप लोग के पास, उससे पूरा ये पॉइंट लिखे हैं और ये सारा पॉइंट आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग द्रव के बारे में जान गए हैं, तो अब हम जानेंगे किसके बारे में, गैस के बारे में। ये एक लास्ट टॉपिक है किसका, पदार्थ क्या पढ़ रहे थे हम लोग, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव, 2 के बारे में जान गए। अब गैस, चौथी अवस्था प्लाज्मा है, उसका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखे तब तक। तो ठोस, द्रव, ये टॉपिक 2 ख़त्म हो गया। अब एक लास्ट है गैस। गैस के बारे में हम लोग जानते हैं, गैस क्या होता है,
ठोस द्रव समझ गए हैं तो गैस समझना आसान है। एक बार हम फिर से बोल देते हैं। ठोस में क्या बताए थे आप लोग, आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद द्रव में क्या बताए थे, आकार परिवर्तनशील होता है, आयतन निश्चित होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा। और गैस में क्या होता है, दोनों चीज़ अनिश्चित होता है, यानी कि परिवर्तनशील होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आकार और आयतन दोनों क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। जैसे आप लोग के घर में यूज हो रहा होगा LPG, वाहनों में यूज अब होने लगा है CNG, ये सब क्या है, गैस है। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है और परिवर्तनशील होता है। एक होता है मीथेन गैस, LPG, CNG, कोक गैस, ये सब क्या है, आपका गैस का उदाहरण है। अब हम लोग गैस के बारे में जान गए हैं। अब इसका गुण तुरंत ही खत्म हो जाएगा। गुण क्या कह रहा है, आप लोग फर्स्ट गुण में आप लोग वही लिखिएगा जो डिफिनेशन में है, आकार और आयतन अनिश्चित होता है। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, इसका संपीड्यता बहुत अधिक होता है। क्या लिखेंगे, संपीड्यता बहुत अधिक होता है LPG गैस का। उसमें जितना उसको दबा के जितना हटाएंगे वो उतना सिलेंडर में अट जाएगा। संपीड्यता ज़्यादा होता है, जितना हटाएंगे, जितना उसको कंप्रेस करेंगे उतना होते रहेगा कंप्रेस, क्योंकि ये गैस है। गैस को जितना कंप्रेस करेंगे उतना होते रहेगा। तो इसमें संपीड्यता क्या है, बहुत ही अधिक होता है। ठोस में क्या था, नगण्य, और ठोस से थोड़ा किस में था, द्रव में। द्रव से ज़्यादा कितने हैं, ज़्यादा किस में है, संपीड्यता गैस में। द्रव से क्या है, ज़्यादा है। अब कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। एक और बताएंगे आप लोग को, ठोस द्रव गैस तीनों के गुण में कैसे तुलना करेंगे, एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू लास्ट में आपको समझाएंगे। तो ठोस और द्रव की तुलना में इसका घनत्व निम्न होता है। ठोस में क्या पढ़े थे, घनत्व उच्च। ठोस के बारे में हम बताए थे आप लोग एग्जाम्पल लेके, सुई का जो पानी में हम लोग पोखर में फेंकते हैं तो वो डूब कैसे जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बताए हैं गैस का विसरण तीव्र गति से होता है। गैस का विसरण अपवाद में याद कीजिएगा। ठोस में क्या बताए थे, अपवाद में कॉपर और जिंक को लेकर, उसमें क्या था, विसरण कुछ दिनों, वो अपवाद में था इसलिए हम बताए उसमें होता ही नहीं है विसरण। ठोस में विसरण होता ही नहीं है, साफ ही नहीं होता है, नगण्य मान सकते हैं। एक अपवाद में था कॉपर और जिंक, जिसको बताए थे कुछ वर्षों तक बांध के रखते तो वो विसरित हो जाता है, एक दूसरे में समाहित हो जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें अवसेक्शन ही आएगा। उसके बाद क्या है, गैस में अंतरा अणु स्थान बहुत ही कम होता है। गैस में अंतरा अणु स्थान बहुत ही कम होता है। गैस है तो उसमें अंतरा अणु स्थान बहुत ही कम होगा ही। मान लीजिए ये आपका ठोस है, कोई बर्फ़ है, ये ठोस है। ये मान लीजिए आपका दूध है, इसमें थोड़ा रहेगा। ये मान लीजिए गिलास पात्र में कोई दूध रखा हुआ है, इसमें इतना रहेगा थोड़ा, मतलब क्या, इसमें कम रहेगा, इसमें इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। फिर ये क्या है आपका, ये मान लीजिए गैस है, गैस, ये LPG गैस लीकेज हो रहा है, ठीक है। सिलेंडर यहाँ पर बना लेते हैं, सिलेंडर में LPG गैस है। इसमें अगर इसको खुला छोड़ देंगे तो ये इसका क्या होता है, अंतराणु का स्पेस यानी कि स्थान बहुत ही ज़्यादा रहता है, फैल जाता है, हवा में तुरंत मिल जाता है, विसरित हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका क्या था, पूरा टॉपिक था। और एक होता है प्लाज्मा अवस्था। क्या होता है, प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था। आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था होती है। क्या होती है, प्लाज्मा। ये आपका पदार्थ का चौथी अवस्था आप लोग को दिख रहा होगा। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। तो ये आपको नोट में था, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। तो अब हम लोग एक नोट के थ्रू देखते हैं, इसका गुण जो लिखे हैं उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। अब हम लोग ठोस, द्रव और गैस तीनों के गुण में कंपैरिजन देखेंगे। बेसिकली हम लोग 3 4 5 चीज़ देखे हैं कंपैरिजन के तौर पे। क्या क्या देखे हैं इधर से हम लोग बता देते हैं। एक देखे अंतरा अणुक स्थान, एक देखे हैं अंतरा अणुक बल, एक देखे हैं विसरण, एक देखे हैं संपीड्यता, एक देखे घनत्व। यही देखे हैं, यही कंपैरिजन तीनों में देखते हैं, किसमें, ठोस में, द्रव में, गैस में। एक चार्ट आप लोग बनाइएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग यहाँ पर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर स्पेस नहीं है, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख ही देते हैं। क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, ठोस, ठीक है, कोमा द्रव तथा गैस के गुण की तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग ठोस लिखिएगा,
यहाँ पर आप लोग द्रव लिखिएगा, यहाँ पर आप लोग गैस लिखिएगा। ठीक है, पूरा हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते हैं। क्या करें, ठोस, द्रव तथा गैस के गुण की तुलना कर रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, अंतरा अनुक स्थान। अंतरा अनुक स्थान, सबसे पहले ठोस की बात करते हैं, सिंबल के थोड़ा द्वारा हम लोग निरूपित करते हैं। आप लोग जानते हैं जिधर दूगो पूछी रहता है वो बड़ा रहता है, और जिधर ये एगो पूछी रहता है वो छोटा रहता है, ये सब जानते हैं। इसी सिंबल के माध्यम से हम लोग आपको बता देते हैं। अंतरा अनुक स्थान, अंतरा अनुक स्थान आप लोग जानते हैं ठोस में क्या होता है, सबसे कम होता है, तो ऐसा चिन्ह देंगे। ठोस से थोड़ा ज़्यादा किस में होता है, द्रव में होता है, और द्रव से ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। ऐसे सिंबल बना देंगे, हो गया, बात खत्म। इसका पहला हो गया। इसका क्या है, फिर से देखिए, आपको क्वेश्चन आएगा अंतरा अनुक स्थान सबसे कम किस में होता है, तो ठोस में होता है। तो देखिए सबसे कम ठोस में होता है। और पूछेगा अंतरा अनुक स्थान सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा गैस में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस में। आप लोग डिफिनेशन के तौर पे क्या कहते हैं, आप कंपेरिजन के तौर पे आप लोग लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा उसमें, अंतरा अनुक स्थान। अंतरा अनुक स्थान में क्या लिखिएगा, ठोस में ज़्यादा होता है और द्रव में उससे थोड़ा कम होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। ऐसे करके आप लोग कंपेरिजन में लिखिएगा, हम यहाँ पर सिंबल के माध्यम से बता देते हैं। उसके बाद अंतरानुक बल। अंतरानुक बल क्या होगा, ठोस में ज़्यादा होगा। अंतरानुक स्थान का अगर कम होगा तो ठोस में ज़्यादा होगा अंतरानुक बल। अगर ई वास्तव में अंतरानुक स्थान अगर वास्तव में कम है तो अंतरानुक बल क्या होता है, वास्तव ज़्यादा होता है। इससे थोड़ा ज़्यादा इसमें होगा। ठीक है। और गैस में नगण्य होता ही नहीं अंतरानुक बल, पूरा एकदम स्थान इतना बड़ा रहता है, कण आपस में एक दूसरे के कण खींच ही नहीं पाता है, उसका आकर्षण बल रहता ही नहीं, नगण्य रहता है गैस में, आप लोग को दिखाए हैं। तो उसके बाद विसरण क्या होता है, ठोस में कम बताए। विसरण मतलब अपवाद में कॉपर और जिंक को लेके बताए थे, मिश्रित हो जाता है, कुछ वर्षों तक बांध के छोड़ देते हैं तो वो एक दूसरे में विसरित हो जाता है। विसरण की प्रकृति ठोस में क्या होता है, कम होता है। फिर इससे थोड़ा ज़्यादा किस में होता है, द्रव में होता है। और सबसे अधिक किस में होता है, विसरण की प्रकृति। क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में आएगा, विसरण की प्रकृति सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो गैस में होती है। सबसे कम किस में होती है, ठोस में होती है। संपीड्यता यानी कि कंप्रेसेबल, यानी कि कंप्रेस, इंग्लिश में इसको कंप्रेस बोलते हैं, और हिंदी में क्या है, संपीड्यता। ठीक है, तो इसका क्या होता है, संपीड्यता क्या होता है, ठोस का एकदम कम होता है। अभी पढ़े, संपीड्यता कम होता है, कंप्रेस। ठोस को कंप्रेस नहीं कर सकते, वो खुद ही कंप्रेस रहता है ठोस। इतना न कण रहता है उसका करीब, यानी कि पास, स्थानीय नहीं रहता है अंतरानुक स्थान, तो उसमें कंप्रेस होगा ही कैसे। उसके बाद इससे थोड़ा ज़्यादा द्रव में, सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, धनत्व सबसे ज़्यादा धनत्व किस में होता है, ठोस में। उसके बाद इससे थोड़ा कम, और इसमें क्या होता है, नगण्य होता है। धनत्व किस में, गैस में कम होता है, सबसे कम। अगर एक दो पॉइंट अगर आप लोग को भी इसमें अगर एक्स्ट्रा अगर पता होगा तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। हम तो 5 कंपेरिजन लेके जो आपको एनसीईआरटी के बुक पे था उसके आधार पर चले हैं। एक दो और लिखिएगा, तो भंगुरता किस में ज़्यादा होगा। भंगुरता का मतलब क्या, टूट फूट जाना, लोहा को क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, लोहा जैसे बर्फ़ हो गया, ठोस है, उसको भंगुरता यानी कि चूर तूर कर सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, तो भंगुर हो जाता है, यही भंगुरता होता है। तो भंगुरता का मतलब क्या होता है, ठोस में ज़्यादा होगा, द्रव में उससे कम होगा, गैस में होगा ही नहीं, नगण्य होगा, आप लोग लिख सकते हैं। भंगुरता के बाद होता है कण की ऊर्जा। कण की ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होगी, कण की ऊर्जा। आप लोग सोच के नोट में लिखिएगा, ये आप लोग को HW रहेगा, कण की ऊर्जा। कण की ऊर्जा का मतलब आप लोग समझे, कणों की ऊर्जा। ठीक है, कणों की ऊर्जा। पदार्थ में कणों की ऊर्जा, ठोस में कितना होता है, क्या होता है, द्रव में क्या होता है, गैस में क्या है, ये आप लोग को HW में रहेगा, कणों की ऊर्जा। बुक में नहीं है आप लोगों को, लेकिन बता दिए कणों की ऊर्जा किस में क्या होता है, नहीं होता है। आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या तो टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग जुड़े होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे दिए हैं टेलीग्राम का लिंक, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो इससे जितना बेहतर हो सके इससे और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करूँगा, और आप लोग को समझाऊँगा अच्छे से अच्छे तरीक़ा से, और जितना सरल हो सके उतना सरल से आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा, ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो जाए। ये तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग क्या पढ़े हैं, भौतिक अवस्था पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का गुण पढ़ लिए हैं,
और भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक चौथी प्लाज्मा अवस्था है, वो भी आप लोग को नोट में बता दिए। 5वां भी अवस्था होता है, लेकिन आप लोग को पढ़ना नहीं है। बोस-आइंस्टीन होता है नाम उसका, वो 5वां अवस्था है। 4 अवस्था पढ़ना है, क्वेश्चन में आ सकता है अपवाद के रूप में। प्लाज्मा अवस्था चौथी अवस्था है, परीक्षा में आप लोग लिख सकते हैं। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार पर हो गया है। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेक्चर 3 के माध्यम से रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तत्व, यौगिक पढ़ लेंगे, उसके बाद मिश्रण, मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।